मैराथन। और मैराथन स्टार्ट करने से पहले अभी तक किसी ने लाइक नहीं करा, किसी ने सब्सक्राइब नहीं करा, सो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी 2 मैराथन अभी और रह गए हैं, वो भी आएंगे। जो लास्ट रह गया वो आपका थ्योरी रह गया, उसके बाद जो मेन है वो एमसीक्यू रह गया। एमसीक्यू सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि हम जो यूट्यूब पे मैराथन देखते हैं वो केवल थियोरी दिखाते हैं, एमसीक्यू न्यूमेरिकल नहीं करवाते, तो इसलिए जो हमारा लास्ट वन है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना थर्ड मैराथन। थर्ड मैराथन स्टार्ट करेंगे। थर्ड मैराथन का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि द मैकेनिज्म ऑफ जीएसटी काउंसलिंग इज टू इंश्योर on different aspect of GST between the central and the state as well as amongst the state, the chairperson of the GST counseling। अब काफी क्या होगा, कुछ ऐसा क्वेश्चन होंगे कि आधा क्वेश्चन हमें समझ आएगा, आधा क्वेश्चन हमें समझ नहीं आएगा। जैसे इसी क्वेश्चन में यहां से यहां तक हमें क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। द चेयर पर्सन ऑफ जीएसटी काउंसलिंग, ये पता है चेयर पर्सन ऑफ जीएसटी काउंसलिंग कौन होता है? हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं हमारे। ठीक है, ये तो हमें समझ आ गया। अब ये तो इन्होंने कहा कि जो हमारा जीएसटी का मैकेनिज्म है वो क्या इंश्योर करता है, क्या इंश्योर करता है? जो इंश्योर करता है ऑन द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ जीएसटी बिटवीन द स्टेट और गवर्नमेंट या फिर अमॉन्ग द स्टेट, तो वो क्या चीज कहलाती है? जैसे यहाँ पे इन्फॉर्मेटिव कहलाती है, हार्मोनाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन, इक्वलाइजेशन। तो यहाँ पे हमें पहले पता चल गया है कि चेयरपर्सन ऑफ जीएसटी काउंसलिंग हमारे कौन होते हैं? यूनियन। तो अब हमारा बी और सी में से एक आंसर होगा, बी और सी में से हमारा कौन होगा? एक आंसर होगा। अब हार्मोनाइजेशन मतलब क्या होता है? हार्मोनाइजेशन मतलब होता है कि किसी एक काम को करना, किसी एक काम को करना सारे मिलके किसी एक ऑपरेशन को पूरा कर रहे हैं, किसी एक ऑपरेशन को पूरा कर रहे हैं, उसे कहते हैं हार्मोनाइजेशन। एक इसका मतलब मिलजुल के। ठीक है। सिंक्रोनाइजेशन मतलब होता है कि किसी टाइम पे, निश्चित टाइम पे कोई एक काम करना। हमारे जीएसटी काउंसलिंग क्या करता है? हमारा ये काम इंश्योर करवाता है बिटवीन द डिफरेंट एस्पेक्ट जीएसटी बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट कि कोई ऑपरेशन प्लान करते हैं और उस पूरा करने के लिए एक साथ आते हैं। ये नहीं करते कि वो एक एक टाइम पे अपना अलग अलग नहीं करते, सब एक मिलके ऑपरेशन तैयार करते हैं और फिर उसे पूरा करना उनका काम होता है। तो जीएसटी काउंसलिंग करवाता है। ठीक है। तो जो हमारा हार्मोनाइजेशन, जो हमारा जीएसटी काउंसलिंग इंश्योर करता है वो हमारा हार्मोनाइजेशन होता है। और हमारे चेयरपर्सन ऑफ जीएसटी काउंसलिंग कौन होते हैं? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। तो पहले का हमारा आंसर जो होगा वो होगा बी। द मैकेनिज्म ऑफ जीएसटी काउंसलिंग इज इंश्योर harmonization on the different aspect of GST between the center and the state as well as amongst the state, the chairperson of GST counseling who is union finance minister। आई होप क्लियर। नाउ सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। Second, GST is covered under legislation where is integrated GST, compensation cess and central GST are being charged by। अब इन्होंने कहा कि जो हमारा जीएसटी है वो 4 लेजिस्लेशन के अंदर कंट्रोल करा जाता है, 4 जीएसटी के लेजिस्लेशन के अंदर आता है, कवर्ड करा जाता है। वही जैसे इंटीग्रेटेड जीएसटी, कंपोजिशन और सेंट्रल जीएसटी आज बीइंग चार्ज। जो हमारा इंटीग्रेटेड जीएसटी है, कंपोजिशन और सेंट्रल जीएसटी है, ये चार्ज किसके द्वारा करा जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चार्ज करा जाता है। क्योंकि जो भी जीएसटी लगती है, जो भी जीएसटी लगती है इंटीग्रेटेड मतलब दो शहरों के बीच वाला आईजीएसटी वाला, कंपनसेशन ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होता है, और सेंट्रल जीएसटी वो तो लगना ही है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। सो क्या हो गया? ये हमारा हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट। अब दूसरी चीज, जो जीएसटी कवर होती है 5 लेजिस्लेशन के अंदर कंप्लीट होती है। सबसे पहला जो होगा हमारा यूनिटी जीएसटी, यूनियन टेरिटरी गुड एंड सर्विस टैक्स। दूसरा एसजीएसटी, स्टेट गुड एंड सर्विस टैक्स। सीजीएसटी, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गुड एंड सर्विस टैक्स। देन आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विस टैक्स। और लास्ट जो रहेगा हमारा कंपनसेशन सेस। ये हमारे 5 जो होते हैं जीएसटी के अंदर कवर होते हैं, 5 हमारे
जो हमारे 5 एक्ट होते हैं वो जीएसटी के अंदर कवर होते हैं। तो जो हमारा जो आंसर होगा वो होगा सी, वो होगा सी। और ये पांचों के पांचों जो हैं ये हमारे किसके अंदर कंप्लीट होते हैं, जीएसटी के अंदर कंप्लीट होते हैं। सिंपल ना। अब बात करते हैं हम थर्ड की। Now, GST counseling is constituted under for making recommendation on various issues related to policy making, formulation of principle, implementation of policy, and under good and service tax regime having its headquarters located at। तो यहाँ पर भी 3 क्वेश्चन एक पैराग्राफ में पूछा गया, एक पैराग्राफ में पूछा गया। तो सबसे पहले यही हम कर लेंगे। सबको पता है कि जो आपका जीएसटी का हेड क्वार्टर है वो कहाँ है, दिल्ली में। दिल्ली में, एनसीआर नहीं है, नोएडा नहीं है, चेन्नई है, हमारा जो हेडक्वार्टर है दिल्ली में। तो सिंपल सी बात है, ऊपर हमें 3 क्वेश्चन सा पता चल गया कि जीएसटी काउंसलिंग जो हमारी है वो अपेक्स बॉडी है, और जो इसे कॉन्स्टिट्यूट करा गया है आर्टिकल 279A में कॉन्स्टिट्यूट करा गया है फॉर मेकिंग रिकमेंडेशन ऑन द इशू रिलेटेड टू policy making, formulation of principle, implementation of policy and under good and service tax। सिंपल। अब अपेक्स बॉडी क्या होती है? अपेक्स बॉडी मतलब होता है कोई भी बॉडी जो गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई हो, कोई भी बॉडी जो गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई हो फॉर द लॉ, जिस लॉ के, जैसे जीएसटी के लिए हमारी जीएसटी काउंसलिंग बॉडी बनाई गई है, ठीक है। किस लिए बनाई गई है? पॉलिसी बनाने के लिए, फॉर्मुलेशन ऑफ प्रिंसिपल, इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी, गुड एंड सर्विस। तो ये क्या है? एक अपेक्स बॉडी है, इसलिए ये क्या है? अपेक्स बॉडी है। बोर्ड नहीं है, बोर्ड आपको भी पता है क्या होता है, 4 लोगों या 5 लोगों का जो एक समूह होता है उसे हम बोर्ड कहते हैं, ठीक है। कमिटी ऑफ मिनिस्टर नहीं है, अपेक्स बॉडी है, मगर आर्टिकल 286 और चेन्नई में नहीं, क्योंकि आर्टिकल 279A और दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो होगा ए। सिंपल। ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि हमें पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, हमें आधे, अगर पूरा ना पता होगा तब भी हम आधे से अपना आंसर पता कर लें, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे वो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं। 4. Supply of goods by a principal to his agent, where the agent undertake to supply such goods on behalf of the principal, and supply of goods by an agent to his principal, where the agent undertake to receive such goods on behalf of the principal, are even without consideration, but are constructed specified in Schedule 1 GST as। अब शेड्यूल 1 जो हमारी बात करता है वो किसकी बात करता है, ये होते हैं। शेड्यूल 1 जो हमारी बात करता है वो बात करता है डीम्ड सप्लाई की, डीम्ड सप्लाई। इन्होंने कहा कि एजेंट के द्वारा, एजेंट और प्रिंसिपल में कोई भी सप्लाई होता है, कोई भी सप्लाई होता है विदाउट कंसिडरेशन, तब भी वो सप्लाई कहलाता है। तो हमारे शेड्यूल 1 में दे रखा है, उसे कहते हैं सप्लाई एज नॉन एंड डीम्ड सप्लाई। शेड्यूल 2 में आपको पता है, शेड्यूल 2 में जो दे रखा है वो हमारे सप्लाई के बारे में दे रखा है, और जो शेड्यूल 3 में दे रखा है वो हमारे ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस, ना ही नो सप्लाई ऑफ सर्विस, नो नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स के बारे में बता रखा है शेड्यूल 3, ठीक है। तो ये हमारा जो हो गया डी, इसका आंसर होगा 4 का। नाउ two or more taxable supply of good or service both being supplied in conjunction with each other are deliberated bundle a single price charge for a supply and none of supply within the package identifies the principal supply is known as GST। इन्होंने कहा, इसमें पहले एक डेफिनेशन दी है, डेफिनेशन उसके एक पॉइंट है, उसके कैरेक्टरिस्टिक दिए हैं। पहला, वो कंजक्शन ईच अदर आर डेलिब्रेटेड है, वो एक दूसरे जो है वो अलग अलग मिले हुए हैं, उस पर कोई भी सिंगल प्राइस चार्ज नहीं होता, ठीक है। और उनमें से कोई भी गुड्स प्रिंसिपल सप्लाई नहीं कहलाता, आइडेंटिफाई नहीं कहलाता एज अ प्रिंसिपल सप्लाई। तो वो क्या चीजें हैं? मिक्स सप्लाई है, सप्लाई ऑफ गुड और सर्विस है, कंपोजिशन सप्लाई है, या फिर बोथ कंपोजिशन एंड मिक्स सप्लाई है। तो ये जो हमारा है ये होगा हमारा मिक्स सप्लाई, ये जो हमारा होगा ये होगा मिक्स सप्लाई। अगर यही कंपोजिशन सप्लाई होता तो यहाँ पे नेचुरली बंडल होता, ठीक है, सिंगल प्राइस चार्ज नहीं होता, और उसमें से एक गुड्स को हम प्रिंसिपल ऑफ सप्लाई मानते, उसे हम प्रिंसिपल ऑफ सप्लाई मानते। मगर ये सारी चीजें नहीं है तो मिक्स सप्लाई कहलाएगा। और मिक्स सप्लाई का जो सेक्शन होता है वो होता है आपका
274 और जो कंपोजिशन सप्लाई का सेक्शन होता है 230। याद करके चलेंगे, अगर कंफ्यूज हो जाए कौन सा सेक्शन कौन से टर्म को डिफाइन करता है तो ऐसे भी याद कर लेंगे। सी का जो सबसे पहले है सी, वो सबसे पहले आता है तो हमारा 30 होगा 230, एंड बाद में आता है तो 274 होगा। अल्फाबेटिकल याद करेंगे तो ऐसे हमें याद होगा, कंफ्यूज नहीं होंगे। नाउ बात करते हैं सिक्स। Few activity as defined in schedule third shall neither treated the supply of goods nor supply of service. Find out the following activity which shall be neither treated supply of goods or no supply of service as specified in this schedule. मैंने बताया था कि शेड्यूल जो थर्ड है हमारा, शेड्यूल थर्ड है, वो उस चीज की बात करता है, ना ही किसी चीज को हम सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे, ना ही किसी सर्विस को सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। तो उसमें से कहा गया actionable claim other than lottery, betting, gambling, service from employee to employer, transfer of decade, renting of movable property। इनमें से ये कौन सी चीजें हैं जिन्हें हम सप्लाई ऑफ सर्विस, नहीं सप्लाई ऑफ गुड, नहीं सप्लाई ऑफ सर्विस कहेंगे? तो जो इसमें से आते हैं एक्शनेबल क्लेम, सर्विस फ्रॉम एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर और ट्रांसफर ऑफ डिकेड, ये तीनों चीज जो हमारे हैं ये कहलाएंगे हमारे क्या, सप्लाई। और ये हमारे तीनों के तीनों ना ही सप्लाई ऑफ गुड कहलाएंगे, ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएंगे। रेंटिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी हमारा सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाता है, सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाता है, क्योंकि हम इस पे क्या कर रहे हैं, ये रेंट दे रहे हैं, रेंट दे रहे हैं, रेंट देने के हम क्या कर रहे हैं, अभी हम दे रहे हैं अपना जो प्रोडक्ट है, सॉरी ये हमारे सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाता है, ये हम ना अपना जो सामान है वो यूज करने के लिए दे रहे हैं, तो ये एक सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगा। तो इसलिए ट्रांसफर ऑफ डिकेड, फ्यूनरल, ये सारी चीजें नहीं गिनी जाती है। सर्विस ऑफ एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय, ये हमारे सर्विस नहीं आएगी। एक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी, बैटिंग और गैम्बलिंग, ये हमारी क्या सर्विस नहीं कहलाएगी, सप्लाई ऑफ सर्विस या सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं कहलाएगी। तो चीजें इसमें और है। नॉट सप्लाई में शेड्यूल थर्ड में जो दे रखा है, कोई भी फंक्शन जो परफॉर्म करी गई हो बाय एमएलए, ठीक है, एमए और पंचायत, इनके द्वारा अगर कोई भी सर्विस दी गई हो तो ये भी हमारी जीएसटी सप्लाई और सर्विस में नहीं कवर होगी, ये हमारी शेड्यूल थर्ड में कही जाएगी, जो आएगी हमारे शेड्यूल थर्ड में, ना इसे सप्लाई और सर्विस नहीं कहेंगे। और कोई भी सर्विस जो गवर्नमेंट द्वारा दी गई हो वो भी हमारी नहीं कहलाएगी, ठीक है। ये हमारा हो गया शेड्यूल थर्ड में। नाउ बात करते हैं शेड्यूल पूरा हो गया, अब बात करते हैं हम 7 की। Section 230 of CGST Act define the composition supply made by taxable person to recipient, and the tax under GST on the composition supply is charged at the rate which is applicable to। अब सेक्शन मैंने बताया था, सेक्शन 230 हमारे किसकी बात करता है, कंपोजिशन स्कीम की बात करता है। कंपोजिशन स्कीम में जो हमारा टैक्स लगता है, वो लगता है प्रिंसिपल गुड्स पे, वो हमारे लगता है प्रिंसिपल गुड्स पे। जैसे एग्जांपल था, अगर मैं टीवी परचेस करने जा रहा हूँ, तो इसमें मेरे को वायर मिलेगा, ठीक है, रिमोट मिलेगा। तो अब इन दोनों पे अलग अलग से जीएसटी नहीं लगेगा, सीधा के सीधा जो लगेगा मेरे आपके टीवी पे जीएसटी लगेगा, तो हमारे प्रिंसिपल गुड्स पे जीएसटी लगेगा। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा बी। और अगर यही रहता, मिक्स सप्लाई रहता, तो हाईएस्ट टैक्स रेट चुना जाता और उस पे आपका क्या लगता, वही हमारा जीएसटी मान लिया जाता, वही हमारा जीएसटी रेट मान लिया जाता, अगर ये मिक्स सप्लाई रहता। नाउ अब बात करते हैं क्वेश्चन 8 की। सेक्शन 10 ऑफ जीएसटी एक्ट 2017 contain the provision regarding composition levy having the objective to reduce the compliance cost for a small taxpayer where the having annual turnover less than in the preceding financial year. However, in the state of Arunachal Pradesh, Uttarakhand, an aggregate टर्नओवर लिमिट सेल भी, उन्होंने कहा कि जो कंपोजिशन लेवी है उसकी जो लिमिट है वो कितनी दे रखी है, तो जो लिमिट दे रखी है वो आपकी दे रखी है 1.5 करोड़ फॉर द नॉर्मल स्टेट एंड 75 लाख टू द
स्पेसिफाई स्टेट, जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, अपना अपना का उत्तराखंड हो गया, इन लोगों के लिए आप जो आपकी एग्रीगेट टर्नओवर है वो 75 लाख रुपए दे रही है। सो इसका आंसर हमारा क्या होगा, डी होगा ना। आगे चलते हैं। अब 9 की बात करते हैं। A person obtaining to pay tax as per the Section 10 of GST Act 2017 under the Composition Levy shall required to Chapter 2 of the Central Good and Service Tax Rule 2017 within 90 days of the exercise of option give intimation of detail of stock and inward supply from unregistered person in form number। इन्होंने कहा कि अगर कोई भी कंपोजिशन लेवी में जिसका रजिस्टर है, अगर वो कभी भी किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से स्टॉक या इनवर्ट सप्लाई करता है तो उसे एक इंटीमेशन देनी पड़ती है, विद इन 90 डे फ्रॉम द एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन। जब उसने कुछ काम वो सप्लाई करी फ्रॉम द अनरजिस्टर्ड पर्सन, उसके 90 डे के अंदर उसे इंटीमेशन देनी पड़ती है। तो कौन से फॉर्म में देने पड़ते हैं ये बताया। जो हमारा वन है वो आपका किस लिए, वन हमारा जो होता है, अगर किसी को कंपोजिशन लेवी में रजिस्टर करवाना है, वो माइग्रेंट पर्सन है तो वन चुनते हैं, और टू वाले वो पर्सन है जिन्हें आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है कंपोजिशन लेवी में, वो पहले से रजिस्टर है, वो टू में चुनते हैं, और थर्ड वो पर्सन है जिन्होंने अनरजिस्टर्ड पर्सन से कोई भी सप्लाई करी है, जो इंटीमेशन देना होता है वो फॉर्म थर्ड में देना होता है। फॉर हमारा क्या होता है, कोई भी हम अपना एप्लीकेशन जो है कंपोजिशन लेवी जो हमारे 1.5 करोड़ या फिर 75 लाख रुपए से हमारा टर्नओवर चला जाता है, तो हम क्या कर लेते हैं, अपना जो एप्लीकेशन है विड्रॉ कर लेते हैं। तो उसके इंटीमेशन देने के लिए हमें 4 का यूज करना होता है। आई होप आपको चारों फॉर्म क्लियर हो गए होंगे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The government being satisfied that in public interest it is necessary so to do, it may on the recommendation of counseling grant exemption from tax as per section 11 of GST as a general exemption or a specified exemption. The general exception under section 10 of the GST is granted। अब इन्होंने कहा कि हमारे जो एग्जेप्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दिए जाते हैं सेक्शन 11 में, सेक्शन 11 में दो तरीके के होते हैं, एक जनरल और एक स्पेशल। जो जनरल एक्सेप्शन होता है, जो जनरल एक्सेप्शन होता है वो आपके नोटिफिकेशन द्वारा दिया जाता है इन द ऑफिशियल गैजेट, और जो हमारा स्पेशल एक्सेप्शन होता है वो हमारे स्पेशल ऑर्डर के द्वारा दिया जाता है। तो उन्होंने पूछा कि जनरल एक्सेप्शन किसके द्वारा दिया जाता है, ग्रांटेड बाय नोटिफिकेशन, और जो अगर यही रहता कि ये स्पेशल एग्जेप्शन है तो वो स्पेशल ऑर्डर के द्वारा होता है। तो इसका हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, ए, क्योंकि हमेशा जो जनरल एक्सेप्शन होता है वो हमारे नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट द्वारा दिया जाता है। नाउ 11 the liability to pay GST would depend on the mechanism the transaction allies to the supplier who is not registered under GST, neither issue tax invoice nor collect GST, the tax to the government on the such supplies paid by the recipient, the mechanism under GST is known as। अब इन्होंने कहा कि यहाँ पे जो हमारा सप्लायर है ना ही वो जीएसटी के अंदर रजिस्टर है, ना ही वो इशू करता है इनवॉइस, ना ही वो कलेक्ट करता है आपका जीएसटी। तो इन सब के जो हमारे सप्लायर हैं, सप्लायर के बिहाफ पे आपका रिसिपेंट जो है वो जीएसटी कलेक्ट भी करता है, इनवॉइस भी इशू करता है, और वो जीएसटी गवर्नमेंट को पे भी करता है। तो ये कौन सा मैकेनिज्म होगा, हमारे में कौन सा मैकेनिज्म होगा, फॉरवर्ड चैनल मैकेनिज्म, इसमें तो भाई सप्लायर ही आपका जीएसटी पे करता है, इनवॉइस भी इशू करता है, ठीक है। रिवर्स चैनल मैकेनिज्म, आपका जो इसका आंसर होगा वो होगा बी, रिवर्स चैनल मैकेनिज्म, क्योंकि रिवर्स चैनल मैकेनिज्म में ही आपका सप्लायर की जगह कौन, रिसिपेंट आपका इनवॉइस इशू करता है, आपसे जीएसटी भी कलेक्ट करता है, और पे भी गवर्नमेंट को करता है कौन, रिसिपेंट। इन केस ऑफ इंपोर्ट की बात करते हैं, इंपोर्ट में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आता है। सिंपल, ये हमारा हो गया 11। आगे चलते हैं 12।
The exemption supply has been defined as a supply of any good or service both which attract a nil rate of tax or which may only exempt from tax. Therefore, also include non-taxable supply. Find which out of the following is covered under exempt supply under GST. उन्होंने कहा कि कौन सी ऐसी चीज है जो जीएसटी में एग्जम्प्ट करी गई है, उस पर जीएसटी नहीं लगता. So branded आटा, बेसन, मैदा, सर्विस बाय पोस्ट ऑफिस, सर्विस बाय IRDA, SEBI, RBI, EFO और सर्विस बाय गवर्नमेंट फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर. सो गौर करेंगे यहाँ पे. अगर मैंने पहले भी बता रखा है कि कोई क्वेश्चन में हमें कंफ्यूजिंग हो तो प्लीज उसे गौर से पढ़ें. जैसे यहाँ पे ब्रांडेड आटा, बेसन, मैदा की बात करेगी, तो जो हमारे बुक में दिया हुआ है वो बात करेगी अनब्रांडेड की. अनब्रांडेड की बात करेंगे ना कि ब्रांडेड आटा. तो ब्रांडेड आटा, बेसन, मैदन पे क्या लगता है? टैक्स लगता है. सर्विस बाय पोस्ट ऑफिस और सर्विस बाय गवर्नमेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, इन तीनों को छोड़ के अगर कोई भी गवर्नमेंट द्वारा सर्विस दी गई है तो उस पर टैक्स नहीं लगता. मगर वही सर्विस बाय पोस्ट हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, सर्विस बाय गवर्नमेंट फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, तो इन दोनों पे टैक्स लगता है. तो हमारा कौन सा रह गया? सी. सर्विस बाय आरडीआई, सेबी और आरबीआई, इन सब पे टैक्स नहीं लगता. इन सब पे टैक्स नहीं लगता. तो आंसर जो होगा वो हमारा होगा सी. Thirty. The supply of good or service both under GST Act 2020 under new GST Act 2017, where the location of supply and the place of supply are in different state or in different union territory is known as. अब यहाँ पे कहा गया कि प्लेस ऑफ सप्लायर और लोकेशन ऑफ सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लायर और लोकेशन ऑफ सप्लायर, इसका मतलब रिसिपेंट और सप्लायर दोनों के जो आपकी स्टेट है वो डिफरेंट स्टेट है या फिर डिफरेंट यूनियन टेरिटरी है, तो वो क्या कहलाएगा? वो क्या कहलाएगा? वो हमारा कहलाता है इंटर स्टेट सप्लाई. इंटर स्टेट सप्लाई अंडर सेक्शन 7 ऑफ IGST इंटर स्टेट सप्लाई कहलाता. अगर यही रहता विद इन स्टेट होता, विद इन यूनियन टेरिटरी होता, तो हम उसे क्या बोलते हैं? इंटर स्टेट सप्लाई बोलते हैं. और इंटर स्टेट सप्लाई जो होता है वो हमारा कवर होता है सेक्शन 8 ऑफ IGST एक्ट. क्लियर? नाउ आगे चलते हैं. Ramiz Ahmed, a registered person based in the Lucknow, engaged the service of event management company based in Delhi for his son marriage plan as a destination wedding at the place located in Jaipur. The place of supply in this case shall be and the tax to be charged under. अब मैंने पढ़ाया था कि जब भी हम कोई सर्विस की बात करें तो जो हमारा रिसिपेंट है अगर वो रजिस्टर है, अगर वो रजिस्टर है तो जो रजिस्टर है तो उसी जहां रजिस्टर है वो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएगा. अगर हमारा रिसिपेंट रजिस्टर नहीं है तो जहां पे इवेंट वो इवेंट हो रहा है एक्चुअल में वो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएगा. तो इस केस में रामीज अहमद जो है वो क्या है? अनरजिस्टर्ड पर्सन. तो हमारा जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा जहां पे एक्चुअल इवेंट हो रहा है वो हो रहा है जयपुर. वो हो रहा है जयपुर में. सो जयपुर में हो रहा है और जयपुर और आपका जो दिल्ली है, जयपुर और दिल्ली है, ये दोनों क्या है? एक अलग अलग स्टेट हो जा रहे हैं. तो यहाँ पे IGST एप्लीकेबल होगा. IGST एप्लीकेबल होगा. आई होप आपको क्लियर. अगर यही रजिस्टर्ड पर्सन होते हैं, यही रजिस्टर्ड पर्सन होते हैं तो इनका जो स्टेट ऑफ प्लेस जो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई वो होता है लखनऊ. अगर अनरजिस्टर्ड है तो प्लेस ऑफ सप्लाई जहां इवेंट हो रहा है वो हमारा क्या कहलाएगा? जयपुर. सिंपल. क्लियर? नाउ आगे चलते हैं. The place of supply in case of passenger transport service as defined in section 412 subsection 9 of IGST Act provide to be registered person shall be location of service provider, location of such registered person or location of place of where the passenger disembark from the conveyance or passenger where the passenger mark of conveyance. अब उन्होंने कहा कि इन केस ऑफ अगर प्लेस ऑफ सप्लाई की बात करें, इन केस ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस as defined in section 12 subsection 9 of IGST Act provide to be registered person shall be
इन्होंने कहा कि अगर इन केस ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, अगर हमारा कोई पर्सन, अगर हम क्या होता है एक शहर से दूसरे शहर से तीसरे शहर जा रहे होते हैं, तो उस टाइम में हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई कौन सा कहलाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई कौन सा कहलाएगा। सो प्लेस ऑफ सप्लाई इस टाइम में आपने एक क्वेश्चन एक उसमें बुक में उदाहरण पढ़ा होगा, एग्जाम्पल, कि पर्सन होते हैं ए, पहले वो पंजाब जाते हैं, पंजाब से फिर अहमदाबाद, अहमदाबाद से फिर एक और स्टेट। तो जहां पे वो इमार्क, मतलब वेयर द पैसेंजर इमार्क ऑन द कन्वेंस, जहां वो इमार्क हो रहे, वो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएगा, वो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएगा। नाउ आगे चलते हैं। 16, the time of supply as per the GST under reverse charge mechanism shall be the date of recipient of good, the date of payment as entered in the book of recipient, or the date which is debited in the bank of account, which is wherever is earlier, the date immediately following 13 days from the date of issue on invoice or any other document earliest of the A, B, C। सो जब हम टाइम ऑफ सप्लाई की बात करेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई, इसमें जो क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल, मैं आगे चल के उसमें बताऊंगा, जो मैराथन होगा हमारा लास्ट में न्यूमेरिकल वाला। सो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के केस में कौन सी डेट को हम टाइम ऑफ सप्लाई कहेंगे, जिस दिन हमारा गुड्स आ रहा है, जिस दिन हमारा पेमेंट आ रहा है, या फिर 30 दिन बाद इनवॉइस इशू होने के बाद, 30 दिन बाद इनवॉइस इशू होने के बाद। तो जो हमारा इसमें आंसर होगा वो होगा डी, अर्लिएस्ट। इन तीनों में से जो पहले हो जाए, इन तीनों में से जो पहले होता है वो हमारा डेट ऑफ सप्लाई, सॉरी टाइम ऑफ सप्लाई या फिर डेट ऑफ सप्लाई कहलाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर यहीं पे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म होता, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म होता, सो तो यहाँ पे ये वाला हिस्सा नहीं होता, ये नहीं, ये हटा दिया गया, डेट ऑफ पेमेंट हटा दी गई है नोटिफिकेशन के द्वारा कि डेट ऑफ पेमेंट नहीं काउंट करी जाएगी। सो डेट ऑफ रिसीव्ड ऑफ गुड्स और डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस 30 डे भी नहीं होता, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म होता तो 30 डे भी इंक्लूड नहीं करा जाता। डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसीव ऑफ गुड, दोनों में से जो पहले हो वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई कहलाता है इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। नाउ Nandita buy a voucher from shop on February 14 February 2000 for the value of 11,000 for giving as his gift to her brother, having validity of voucher for encashment till 30 March 3 March 2020. The gift voucher so given by the Nandita to her brother was redeemed him on 1st March. The time of supply in this case shall be। So, अगर हम वाउचर की बात करते हैं, वाउचर की बात करेंगे, अगर हम वाउचर की बात करेंगे, तो अगर वाउचर की बात करेंगे, सो अगर वाउचर हमारा आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेबल हो, तो जिस दिन वो वाउचर इशू हो रहा है, इशू वाउचर हो रहा है, वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई कहलाएगा। अगर वही आइडेंटिफिकेबल हो, तो जिस दिन वो आपका वाउचर रिडीम हो रहा, वो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई कहलाएगा, वो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई कहलाएगा। सो इस केस में क्या है कि जो वाउचर नंदिता के द्वारा खरीदा गया है वो आइडेंटिफेबल नहीं है, इसका मतलब किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए वो नहीं है, तो इसलिए क्या है, ये अनआइडेंटिफेबल है। तो इसलिए जिस दिन वो वाउचर इशू हुआ वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा, इसका मतलब 14 फरवरी हमारा क्या कहलाएगा, डेट टाइम ऑफ सप्लाई नहीं कहलाएगा। जिस दिन रिडीम हुआ वो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई कहलाएगा, इसका मतलब 1 मार्च 2020 को हमारा जो वाउचर है वो रिडीम हुआ, तो वही हमारा टाइम ऑफ सप्लाई कहलाएगा। नाउ आगे चलते हैं। Section 815 of the GST Act read with the GST rule state that value of taxable supply under GST is transaction value. Further, Section 15 subsection 3rd of GST Act define the time not to be included in the transaction value. Find the following which shall not be included in determination of taxable value. जब भी हम कभी भी ट्रांजेक्शन वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, जब भी हम ट्रांजेक्शन वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो हम
डिस्काउंट को कभी भी इंक्लूड नहीं करते। डिस्काउंट रिकॉर्डेड इनवॉइस, सो वो कभी भी इंक्लूड नहीं होता। सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 में हम पढ़ चुके हैं। तो डिस्काउंट कभी भी इंक्लूड नहीं होता। कमीशन हो, इंटरेस्ट हो, लेट फी हो, पेनल्टी हो, ये हमेशा इंक्लूड होंगे आपके ट्रांजैक्शन वैल्यू में, मगर कभी भी डिस्काउंट रिकॉर्डेड इनवॉइस नहीं इंक्लूड होता। कभी भी डिस्काउंट इंक्लूड नहीं होता। और एक और डिस्काउंट होता है जो इंक्लूड नहीं होता, जैसे एनी डिस्काउंट, ठीक है। आपका पूरा जो स्टेटमेंट है वो क्या दे रखा है 15 सबसेक्शन 3 में, वो दे रखा है एनी डिस्काउंट विच इज गिवन बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई इफ सच डिस्काउंट हैज बीन duly recorded in invoice issue in respect of such supply, then it shall not be included in the transaction value। तो ये कहा गया कि अगर डिस्काउंट क्यों ना वो पहले दिया गया हो, क्यों ना वो बाद में दिया गया हो, अगर वो रिकॉर्ड है इनवॉइस में, इनवॉइस में रिकॉर्ड है, तो वो ट्रांजैक्शन वैल्यू इंक्लूड नहीं करी जाएगी। तो ये हमारा जो आंसर होगा वो होगा डी। नाउ 19 input tax credit as per section 60 GST be available to registered person on the fulfillment of certain condition. Find the following which are such condition. Possession of tax invoice, receipt of good, tax has been paid to the supplier और furnisher return under section 39। उन्होंने कहा कि जब भी इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर हमें ऑब्टेन करना है तो चार कंडीशन हमें फुलफिल करनी होती है। पहला, हमारे पास टैक्स इनवॉइस होना चाहिए। दूसरा, हमें रिसिप्ट ऑफ गुड या रिसिप्ट ऑफ सर्विस होना चाहिए। दूसरा, जो हमने टैक्स कलेक्ट करा है वो गवर्नमेंट को पे होना चाहिए या सप्लायर द्वारा पेड हो जानी चाहिए। वो जो सप्लायर द्वारा टैक्स जो है वो पेड होना चाहिए। और हमने रिटर्न जो है अपना अंडर सेक्शन 39 में पे कर दिया, तभी हम अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑब्टेन कर पाएंगे। तो चारों के चारों कंडीशन अवेलेबल है, इसका मतलब जो हमारा आंसर होगा वो होगा डी। चारों की चारों कंडीशन हमें फुलफिल करनी पड़ती है अगर हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑब्टेन करना है तो। नाउ 20 की बात करते हैं। A registered person shall not be entitled to take input tax credit as per section 18 subsection 1 of the CGST in respect of any supply of good or service or both after expiry of from the date of issue invoice including relating to such of supply। उन्होंने कहा कि जब भी आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट है एक इनवॉइस पे, अगर उस टाइम बाद, वो कौन सा ऐसा टाइम है जिसका टाइम एक्सपायरी होने के बाद उस पर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते, तो ये डेट जो होगी आपकी 1 ईयर होगी। 1 ईयर के बाद जिस दिन आपका इशू इनवॉइस हुआ है, अगर उसके 1 साल बाद आप उस इनवॉइस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट लेते हैं तो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले पाएंगे। तो ये आपको रेटिफिकेशन वाले क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। 1 ईयर 1 ईयर 1 ईयर 1 ईयर। Now, Section 24 of GST Act specifies the list of persons who are required for taking of compulsory registration under GST Act. Find out from the following list who are required to compulsory register as per Section 24 of CGST Act. Section 24 of CGST Act ने कहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आपका रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी, जिनका रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है। वो कौन कौन पर्सन है? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, interstate supply of taxable good, person required to pay tax under reverse charge, or person required to deduct tax under 51। ये चारों के चारों पर्सन जो हमारे हैं ये आपके नेसेसरी है, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। इनके अलावा और भी है, कौन कौन से? नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन वाला होते हैं, डाटा सप्लाई होते हैं, उनका भी आपका कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है इन सेक्शन 24 ऑफ जीएसटी एक्ट। सिंपल। तो ये जो हमारा आंसर होगा डी। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल, और पर्सन रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज, और पर्सन रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स अंडर 51, और टैक्स कलेक्शन वो भी हमारे क्या कहलाएंगे, वो भी हमारे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में आते हैं सेक्शन 24 में। नाउ 22 पे चलते हैं। A non-resident taxable person, as per Rule 31 of CGST rule,
2017. Sir, submit an application in form number with a valid passport at least prior the commencement of business. इस क्वेश्चन में कहा गया कि नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन और एक और को ले लीजिए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। इन दोनों को अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है तो कौन से फॉर्म में करवाना होता है और कितने दिन पहले बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। अगर नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन हो तो पहले फॉर्म की बात करते हो रजिस्टर्ड वर्क। ये हमारा क्या आता है, ये हमारा उन पर्सनों के लिए आता है, 4 लोगों को छोड़ के कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, फिर से आपको ऑनलाइन डाटा इंफॉर्मेशन और जो टैक्स कलेक्ट करते हैं या टीडीएस पे करते हैं उन सबको छोड़ के रजिस्ट्रेशन 1 में वो फॉर्म फाइल करते हैं फॉर द रजिस्ट्रेशन। 5 की बात करा जाए तो 5 उन लोगों के लिए होता है जो 5 उन लोगों के लिए होता है जब आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो 3 में उसे इंफॉर्मेशन नोटिस दिया जाता है टू द एप्लीकेंट और 4 में उसे रिप्लाई करना होता है। 5 में अगर वो रिप्लाई जो आपने 4 में करा अगर वो गलती होती है तो रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो 5 में नोटिस दिया जाता है। जो 9 होता है, 9 जो होता है वो टैक्सेबल पर्सन। इसका मतलब जो 9 होता है वो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन के लिए होता है, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन के लिए होता है। और जो टाइम दिया गया है 5 डे प्रायर टू कमिटमेंट ऑफ बिजनेस, उन्हें वो फाइल करना पड़ता है रजिस्ट्रेशन 9 जीएसटी रजिस्ट्रेशन 9 फाइल करना पड़ता है 5 डे। और जो ये रजिस्ट्रेशन वैलिड होता है वो होता है इनके 90 डेज के लिए वैलिड होता है। आई होप आपको क्लियर होगा कि नो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो क्या कि नो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन हो, वो उन्हें फॉर्म 9 ही फाइल करना पड़ता है फॉर द रजिस्ट्रेशन। Now, the registered person shall submit an application as per Rule 19 of CGST Rule 2000 where there is any change in the particular furnished in application form in a form number within a such change। अब इन्होंने कहा कि अगर कोई भी आपको फॉर्म में चेंज करवाना है, कोई भी फॉर्म में चेंज करवाना है, अब वो कौन कौन से फॉर्म है जिनमें चेंज करा जा सकता है, वो कौन कौन से फॉर्म है जिनमें चेंज करा जा सकता है। चेंज करवाने के लिए कौन सा फॉर्म यूज करना होता है ये भी बता दो। आप कभी भी जो चेंज करवाना होगा वो रजिस्ट्रेशन 1 में, ठीक है, जिन जिन ने रजिस्ट्रेशन करवाया उनका रजिस्ट्रेशन 1 में, रजिस्ट्रेशन 9 में, रजिस्ट्रेशन 10 में, इन सब फॉर्मों के लिए आप फॉर्म 14 यूज करते हैं फॉर द चेंजिंग ऑफ 14 यूज करते हैं। अब 9 आपको पता किस लिए होता है, 9 आपका नॉन टैक्सेबल पर्सन हो गए, आपका कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो गए, उन रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए होता है। 10 आपका किस लिए होता है, अगर कोई भी ऑनलाइन डाटा इंफॉर्मेशन वाले पर्सन है, कोई भी ऑनलाइन डाटा इंफॉर्मेशन वाले पर्सन है, उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए 10 का यूज करना पड़ता है। और 30 आपका जो यूज होता है फॉर्म वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, जैसे आपके अमेरिका का एम्बेसडर हो गए, इन सब के लिए आपका रजिस्ट्रेशन 13 यूज होता है। तो जो हमारा रह गया वो 14 रह गया। अगर कोई भी चेंज करवाना है आपको 10 में, 9 में, ठीक है, इन सब के लिए आप कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, आप यूज करेंगे वो करेंगे फॉर्म 14। फॉर्म 14 कितने 15 डेज के अंदर इन द फॉर्म नंबर 15 विद इन 15 डे ऑफ सच चेंजेस। अगर कोई भी चेंज होता है, जैसे नाम चेंज हो गया, आपका एड्रेस चेंज हो गया, उस चेंज के लिए आप फॉर्म रजिस्ट्रेशन 14 यूज करेंगे। नाउ as per rule 23 of CGST rule to where the proper officer is satisfied for reason to be recorded in writing, there are sufficient ground for revocation of cancellation of registration. He shall revoke the cancellation of registration by order in a form within a from the date। अगर कोई भी ऑफिसर को लगता है कि जो उसने फॉर्म को कैंसिल करा है, जो उसको फॉर्म को कैंसिल करा है वो कैंसिल रिवोकेशन कर देनी चाहिए, तो कौन से फॉर्म वो यूज करता है, कौन से फॉर्म को ये यूज करता है, वो यूज करता है 22 को विद इन 13। अब जो फॉर्म रहेगा वो रहेगा 24 और 22। अब 24 और 22 आपको पता होगा किस लिए यूज करा जाता है। 23 बताता हूँ, अगर जब भी हमें अपना फॉर्म कैंसिलेशन करवाना होता है 23 में आपको, सॉरी 22 में हमारा क्या होता है, रिवोकेशन आता है, 22 में हम 23 में होता है कि जब भी आपका रिवोकेशन नोटिस आता है तो 23 में आता है, उसका रिप्लाई करने के लिए हमें 24 में
भेज दिया जाता है। 24 में हमें उसे रिप्लाई देना होता है तो 24 का यूज करते हैं। और नोटिस हमारा जो आता है वो हमारा आता है 23 में फॉर द रिवोकेशन ऑफ नो आपका रजिस्ट्रेशन। तो ये हमारा 24 का जो आंसर होगा वो हमारा होगा ए। आगे चलते हैं। 25. A registered person, as per section 35 of CGST 20, required maintain a proper account and record and keep a registered principal place of business. Find out from the following list of record which recorder being specified under this section required to maintain by a registered person. Production of manufacture of good, inward and outward supply of good or service, stock of good, input tax credit, output tax payable or paid, such other particular record as may be specified. तो इसका जो आंसर होगा, अगर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है उसे अपना मेंटेन करना पड़ता है प्रॉपर अकाउंट एंड रिकॉर्ड। और जो प्रॉपर अकाउंट या रिकॉर्ड है उसे कहाँ रखना पड़ता है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में। तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उसे रिकॉर्ड करनी पड़ती है, तो प्रोडक्शन ऑफ मैन्युफैक्चर, इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई हो गया, स्टॉक ऑफ गुड हो गया, इनपुट क्रेडिट जो अवेल करा गया, आउटपुट टैक्स पेबल करनी है या फिर पेड करनी है, और ऐसे रिलेटेड रिकॉर्ड। इसका मतलब सारे के सारे जो हैं ये आपको रिकॉर्ड करने पड़ते हैं और मेंटेन करने पड़ते हैं इन द प्लेस ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। नाउ 26, as per section 36 of CGST Act, registered person who is a party and appeal any according before any authority tribunal shall have maintained the account and book record pertaining to matter of such appeal from minimum period after disposal of such appeal revision as the case may be 1 year। जितनी भी अगर अपील से रिलेटेड हो, अपील से रिलेटेड जितने भी होते हैं उन्हें मिनिमम पीरियड के लिए जो होता है 1 साल के लिए रखना पड़ता है, 1 साल के लिए रखना पड़ता है। मगर कोई भी आपका बुक ऑफ अकाउंट हो, ठीक है, रिकॉर्ड हो, वह आपको 6 साल के लिए रखना पड़ता है। 6 साल के लिए रखना पड़ता है। बुक में जो रखा है 72 मंथ्स दे रखा है। कंफ्यूजन है। एवरी taxpayer shall maintain a book of account and ancillary record the expiry of 72 months from the due date of furnishing the annual return for the year to which the record related। इसका मतलब आप जब पे कर रहे हैं, आप एनुअल रिटर्न भर रहे हैं, उसके बाद जितने भी अकाउंट ऑफ रिकॉर्ड है, अकाउंट ऑफ उसके एंसिलरी रिकॉर्ड है, उन सबको आपको 6 साल या फिर 72 मंथ रखना पड़ता है। मगर कोई भी अपील एनी अदर प्रोसीडिंग बिफोर द अथॉरिटी ट्रिब्यूनल, उसे हम मेंटेन अकाउंट ऑफ बुक और रिकॉर्ड हमें कितने साल के लिए रखना पड़ता है, 1 साल के लिए रखना पड़ता है। नाउ 27, a registered person taxpayer obtaining under composition levy as per the provision contained under the CGST is required to file annual return in form number by a following end of the financial year। इन्होंने कहा कि अगर कोई भी कंपोजिशन लेवी वाला पर्सन है तो जो उससे अपना रिटर्न है, एनुअल रिटर्न है, कौन से फॉर्म में फाइल करना पड़ता है, कब फाइल करना पड़ता है। तो जो आपका कंपोजिशन लेवी वाला पर्सन होता है वो आपको फॉर्म नंबर 4 जीएसटी रिटर्न जो है वो आपको फॉर्म 4 में भरना पड़ता है। 30th ऑफ अप्रैल को फाइल करना पड़ता है। थर्ड की बात करें, अगर फॉर्म थर्ड की बात करें तो मंथली रिटर्न के लिए होता है। फिफ्थ की बात करें तो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन के लिए होता है। सिक्स्थ की बात करें तो जो भी हमारे इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उनके लिए आपका जीएसटी R6 होता है। ठीक है, याद कर लेंगे। थर्ड किसके लिए होता है, थर्ड आपका मंथली रिटर्न के लिए होता है। फिफ्थ जो होता है नॉन टैक्सेबल पर्सन के लिए होता है, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन के लिए होता है। सिक्स जो होता है रेजिडेंट, और फोर्थ जो होता है हमारे कंपोजिशन लेवी वाले पर्सनों के लिए होता है। इलेक्ट्रॉनिक cash ledger as per section 49 subsection 1 of GST shall maintain for each of the person on the common portal for the crediting amount deposit and for debiting the payment toward। इन्होंने कहा कि जो भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर बनता है वो किस चीज के लिए, क्रेडिट टू अमाउंट डिपॉजिट एंड फॉर डेबिटिंग द पेमेंट टूवर्ड इंटरेस्ट, आउटपुट टैक्स, पेनल्टी एंड फी, या फिर ऑल ऑफ द। तो जो भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर बनता है वो सबके लिए बनता है, इंटरेस्ट के लिए, आउटपुट टैक्स,
और पेनल्टी इन पी के लिए बनता है। तो इसका मतलब जो होगा ऑल ऑफ द अबव होगा। और हमारा कैश लेजर जो बनता है वो बनता है 05 में बनाया जाता है। बात करेंगे 29 की। सेक्शन 49 सबसेक्शन 7 of CGST Act read with the rule 85 mandate that required to maintain the in GST form number for each person liable to pay tax, interest, penalty, late fee or any other amount common portal of department। तो जितने भी आपकी लायबिलिटी जो तुम लायबल हो किसके लिए, पे करने के लिए टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी और एनी अदर अमाउंट ऑन द कॉमन पोर्टल ऑफ डिपार्टमेंट। तो कौन सी चीज में मेंटेन, कौन से लेजर में उसे मेंटेन करा जाता है, कौन सी लेजर में उसे मेंटेन करा जाता है और कौन से फॉर्म नंबर। तो अगर कोई भी हमें लायबिलिटी पे करनी है, वो क्यों ना टैक्स हो, इंटरेस्ट हो, लेट फी हो, पेनल्टी हो, तो हमेशा वो हमारा होता है इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर में। कौन से फॉर्म में होता है, पीएमटी 1 में। पीएमटी 1 में पीटीएम रजिस्टर ऐसा नहीं होता। क्रेडिट लेजर जितने भी क्रेडिट लायबिलिटी होती है, इनपुट टैक्स क्रेडिट होती है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में शो करती है। इलेक्ट्रॉनिक टैक्स रजिस्टर सभी कुछ नहीं होता। तो दो चीजें होती हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट सॉरी इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्ट्रेशन लेजर भी बोल सकते हैं। वो हमारा कौन से सारी लायबिलिटी के लिए मेंटेन करा जाता है, बनाया जाता है। कौन से फॉर्म नंबर में, पीएमटी 01 में बनाया जाता है। नाउ 30 in case where the refund under GST arise because of appeal and same is not refundable within from the date of receipt, interest shall be payable at the rate of पर एनम। अगर कहा गया कि अगर जो जीएसटी हमारी रिफंड है वो अपील के द्वारा हुई है, अपील के द्वारा लाई गई है, तो अगर नहीं होता है उस दिन में, रिफंड नहीं मिलता है, तो कितने परसेंट इंटरेस्ट लगेगा। तो आंसर जो हमारा होगा वो होगा ये क्या अपील के द्वारा करी गई है। अगर यही अपील के द्वारा ना हो के सिंपल सा रिफंड होता, अगर सिंपल सा रिफंड 60 डे में नहीं आता, तो उस पर कितना इंटरेस्ट लगता, उस पर इंटरेस्ट लगता 6%। दोनों चीज याद रखें, अगर अपील के द्वारा हमें रिफंड मिल रहा है तो उस पर 9% इंटरेस्ट लगेगा। अगर वही अपील के द्वारा ना होता तो 6% इंटरेस्ट लगता। रेट हमारा दोनों का सेम रहेगा, दोनों का सेम रहेगा। बात करते हैं स्पेशल ऑडिट की। स्पेशल ऑडिट special audit of account as per section 66 of CGST shall be carried out by the as nominated by the commissioner who shall submit the audit report duly signed within the maximum period of inclusive of period extended period। अब यहाँ पे एक बड़ा इन्होंने टेक्निकल टर्म यूज करा है, इंक्लूसिव ऑफ एक्सटेंडेड पीरियड। आपको एक तो नॉर्मल डेट बताना है, उसमें इंक्लूड भी करके चलना है आपका एक्सटेंडेड पीरियड। अगर स्पेशल ऑडिट मान लिया जाए 60 दिन के अंदर नहीं होती है, तो और कितने दिन मिल सकता है कि आपको वो ऑडिट, स्पेशल ऑडिट पूरा करना है उन दोनों को मिलके। अगर मान लिया जाए कि आपका जो एक्सटेंडेड पीरियड है वो भी 60 दे, तो दोनों दिन कितना 120 डेज। तो ये दोनों इंक्लूड करके बताना है कि यहाँ पे पूरा इंक्लूसिव डेट कितना होगा और किसके द्वारा कराया जाता है। तो जो हमारा स्पेशल ऑडिट होता है अंडर सेक्शन 66, वो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट के द्वारा कराया जाता है। हमें पहले जो मिलता है वो मिलता है 90 डेज, 90 डेज के अंदर पूरा करना होता है। और जो दूसरा हमारा 90 डेज मिलता है वो मिलता है 90 डेज हो। इसका मतलब 180 दिन के अंदर हमें पूरा का पूरा स्पेशल ऑडिट पूरा करना पड़ता है सेक्शन 66 के अंदर। Now, central government shall by notification as per section 16 of UTGST Act constitute an appellant authority for advance rule for good and service tax for hearing appeal against the pronounced by the। इन्होंने कहा कि जो हमारी appellant authority होती है for advance ruling under section 16 of UTGST Act फॉर गुड्स एंड सॉरी फॉर हियरिंग अपील अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट हियर कर सकती है अपील और किसके द्वारा प्रोनाउंस करी गई है। कोई भी हमारी अगर जो एडवांस रूलिंग के अगेंस्ट आपकी हियरिंग करी जाएगी और किसके द्वारा प्रोनाउंस करी गई, एडवांस रूलिंग अथॉरिटी द्वारा आपकी प्रोनाउंस करी गई उसकी सुनी जाएगी। ठीक है। अपीलेंट अथॉरिटी क्या होता है कि एडवांस रूलिंग के अगेंस्ट अगर कोई भी, अगर एडवांस रूलिंग ने कोई आपके हियरिंग अपील निकाली, आपकी अपील निकाली,
और एडवांस रूलिंग की आपने एक ऑर्डर दिया और आप उसके अगेंस्ट है, तो वो किसके पास जाओगे आप? अपीलेट अथॉरिटी के पास जाओगे फॉर एडवांस रूलिंग। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ए। नाउ आगे चलते हैं। The project revenue of concerned state for a base year 2015-16 calculated as per section 5 of the GST Compensation to State Act is 100. Then the project revenue for the financial year 2019-20 of such state act equal to, इनमें से कौन सा आंसर हो? कहा गया है कि आपको अगर कभी भी आपको रिवेन्यू निकालना है, प्रोजेक्ट रिवेन्यू निकालना है, सॉरी प्रोजेक्ट रिवेन्यू निकालना है किसका? आपको स्टेट का प्रोजेक्ट रिवेन्यू निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है 100 1 14 फिर बटे में 100 और पावर। अब ये पावर क्या होती है ये भी बताऊंगा मैं। 100 ये जितना अमाउंट का निकालना होता है, कैलकुलेट करके चलते हैं। अमाउंट यहाँ पर दिया हुआ है, प्रोजेक्ट रिवेन्यू दी हुई है, ये 100 दिया हुआ है। तो प्रोजेक्ट रिवेन्यू अगर 2015-16 की 100 है, तो 19-20 की क्या होगी ये बताना होता है। 19-20 की क्या होगी ये बताना है हमें। तो 100 रुपए क्या है? ये आपका 2015-16 का 100 रुपीज दे रखा है कि ये हमारे 2015-16 में प्रोजेक्ट रिवेन्यू थी। 40% ये है, 40% होता है, ग्रोथ मान के चलते हैं 40%, तो इसलिए 1 + 14 दिया हुआ, 100 से डिवाइड करा गया है उस 14% को हटाने में। अब ये पावर क्या है? पावर कितना डिफरेंट है, कितने स्टेट का डिफरेंट है? 2015-16, 2016 से 17, 2017 से 18, सॉरी 18 से 19 और 19 से 20, इस स्टेट को छोड़ देते क्योंकि ये 20 ईयर है। 1 2 3 4 जो पावर होगी यहाँ पर होगी 4। जितने ईयर का गैप होता है उसकी हम पावर लेते, तो हमारा जो आंसर होगा सी होगा। 100 प्रोजेक्ट वैल्यू, 40% प्रोजेक्ट ग्रोथ है, और कौन सा कितने ईयर का गैप है? 4 साल का, तो ये हमारा 4 ईयर होगा। जितने ईयर का गैप होगा उतने ईयर का यहाँ पे आपकी पावर होती है, तो ये हमारे इक्वल टू होगा। इसको जो हम डिवाइड करेंगे, जो हमारा आएगा आंसर वो हमारा प्रोजेक्ट रिवेन्यू कहलाएगा फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019 एंड 20। आई होप आपको क्लियर हो गया। बात करते हैं 34 की। As per Rule 31, as per Rule 30 sub Rule 1 under the Custom Act 1962, when the goods are imported, the CIF value has to be considered. CIF value for the purpose means to equal. अब CIF value, अब उन्होंने कहा गया कि अगर कोई भी हम इंपोर्ट करते हैं तो CIF वैल्यू कंसिडर करी जाती है, और CIF वैल्यू किसके इक्वल होती है? किसके इक्वल होती है? तो CIF वैल्यू जो होती है हमारी वो होती है FOB वैल्यू प्लस कॉस्ट ऑफ राइट और इंश्योरेंस। अब यही हम बुक में देखेंगे तो बुक में कैसे लिखा हुआ ये भी बता दे रहा हूँ। FOB वैल्यू प्लस कॉस्ट ऑफ एंड इंश्योरेंस। यहाँ पे क्या होगा? एंड लिखा हुआ था, एंड मतलब हमारा क्या होता है? प्लस एक तरफ से मान के चलते हैं प्लस एंड का मतलब, तो इसलिए जो हमारा ये आंसर होगा बी होगा। जब भी हम CIF वैल्यू फॉर द कंसीडर करेंगे, CIF वैल्यू कंसीडर करेंगे इन केस ऑफ इंपोर्ट, तो हमारा होगा FO वैल्यू प्लस कॉस्ट ऑफ राइट प्लस इंश्योरेंस, हमारा CIF वैल्यू होगा। नाउ आगे चलते हैं 35। The custodian allows the clearance of goods from the custom area on the basis of, and where the goods are not cleared within unloading, demurrage charges are being levied by port authority under the custom act। उन्होंने कहा कि जो भी आपको क्लियरेंस अलाउ कब करता है, एक कस्टोडियन आपको कब क्लियरेंस अलाउ करेगा, तो आप जब ऑर्डर चार्ज कर देंगे, आउट ऑफ चार्ज ऑर्डर होंगे, तब आपको क्या होगा? आपका कस्टोडियन अलाउ करेगा फॉर द क्लियरेंस ऑफ गुड। अगर आप नहीं क्लियर करते तो आपको डीमर चार्ज देना पड़ता है। कितने दिन में? अगर आप क्लियर नहीं करते तो आपको डीमर चार्ज देना पड़ता है 3 दिन के अंदर। डीमर चार्ज इसका मतलब आप अपने जो गुड्स है वो आपने पोर्ट पे काफी टाइम तक रखा है, काफी टाइम रखे, कस्टोडियन किसी वेयर हाउस में ना रखा, अपने पोर्ट पे रख रखा है, तो आपको डीमर चार्ज लगता है। 3 दिन में हटाना पड़ता है, नहीं तो डीमर चार्ज लगेगा।
लगेगा। नाउ तो इसका आंसर हमारा जो होगा वो होगा आपका डी। 36. A conveyance vessel may reach a port but may not unload the goods at the port. Such phenomena of temporary stay port other than the destination port where the goods are removed in the same vessel under the custom act is a term and क्या कहलाएगा हमारा term and क्या कहलाएगा, यह हमारा कहलाएगा ट्रांजिट। ये हमारा क्या कहलाएगा ट्रांजिट। अगर वही क्या है कि ये सेम गुड्स में एक ही व्हीसल पे रखे हुए, कहीं पर वही रुका हुआ है, कुछ देर के लिए रुका हुआ है, कुछ देर के लिए रुका हुआ है, तो ये हमारा ट्रांजिट कहलाएगा। अगर यही रहता कि एक व्हीसल से लेके दूसरे व्हीसल पे ट्रांसफर करा जाता तो हमारा ट्रांसशिपमेंट कहलाता। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा सी। Duty drawback under section 79A admissible where the imported goods are not put to use after import at the rate. So 98% अगर हमारा admissible where the imported goods are import करा और उसे put use नहीं करा तो हमें जो duty drawback मिलेगा 98% हमें duty drawback मिल जाएगा। So ये हमारा आज का मैराथन, थर्ड मैराथन खत्म होता है। प्लीज अगर आपने इस चैनल से कुछ भी सीख रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं या फिर लर्न कर रहे हैं, सो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों को जरूर शेयर करें जिससे दोस्तों को भी मदद हो और वो और कुछ नया सीखें। सो प्लीज थैंक यू सो मच देखने के लिए। मिलता है नेक्स्ट मैराथन वीडियो में। थैंक यू सो मच।